एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने सिर्फ कानून का पालन नहीं बल्कि इंसानियत का फर्ज भी निभाया है। नागपुर के रहने वाले संदीप कामगाड़गे ने सिर्फ 22 साल की उम्र में 1997 में यूपीएससी क्लियर किया और तब वो इंडिया के 5th यंगेस्ट कैंडिडेट थे और फिर वो 2001 में आईपीएस ऑफिसर बने। आपने जब यूपीएससी दी थी तो आपने क्या तैयारियां की थी? ऑब्वियसली मेरी घर की परिस्थितियाँ ये नहीं थी कि मैं 2 4 5 साल बस प्रिपेयर करते रहूँ और बाद में कुछ करूँ। मुझे परीक्षा पास करनी, मुझे किसी एक विषय में प्रकांड पंडित नहीं बनना है, किसी एक विषय में पीएचडी नहीं करनी है। और आज के जो एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आपने कितनी मेहनत की है आपके पेपर चेक करने वाले को नहीं पता है। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज है एंड इफ यू आर एबल टू राइट वेल इन द गिवन टाइम, आप क्लियर कर सकते हो। मेरी वो स्ट्रेटेजी। So what is that one success mantra? मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज करने के लिए आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए। If I have one life, I need to make as much change. I have had an immense sense of satisfaction in public service, immense sense of doing something important, crucial for the nation. जब एक बच्ची के माता पिता का देहांत हो जाता है तो हमारे यहाँ पे हमारी सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले अगर पोजीशन ठीक नहीं है, घर की माली हालत ठीक नहीं है, तो बच्चियों की पढ़ाई रुक जाती है। आज वो नागालैंड में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और साथ ही चला रहे हैं एक ऐसी फाउंडेशन जो एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड में नीडी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। उनका काम सिर्फ यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है, उनकी सोच, उनकी इंसानियत और उनका डेडिकेशन उन्हें एक मिसाल बनाता है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे ऑफिसर से जिनकी कहानी हर एक यंग एस्पिरेंट को इंस्पायर करेगी। ये है आईपीएस संदीप कामगाड़गे, जिन्होंने अपने इरादों से ना सिर्फ सिस्टम में फर्क लाया है बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है। अभी आप नागालैंड में सर्व कर रहे हैं जी। तो सर आपकी ये जर्नी कैसी रही है? अब तक तो बढ़िया रही है और उम्मीद करता हूँ इससे आगे भी अच्छी रहेगी। मेरा जन्म वर्धा में हुआ है, वर्धा नाम से एक जिला है यहाँ पे, और मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो आर्मी में जब जहाँ उनकी भारत में जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ पे उनके साथ रहा हूँ। तो बचपन से ही आर्मी कल्चर में पलते हुए बढ़ते हुए एक राष्ट्रीयवाद की भावना के साथ पलते हुए बढ़ते हुए आसाम में, भोपाल में, दिल्ली में, सिकंदराबाद में, जहाँ जहाँ पिताजी की पोस्टिंग रही वहाँ पे रहा। मेरी पढ़ाई लिखाई कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक केंद्रीय विद्यालय में रही है और 6वीं से लेकर 12वीं तक मैं सैनिक स्कूल नाम की एक संस्था है, सैनिक स्कूल सतारा, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है। तो सैनिक स्कूल का मकसद था आर्मी में अधिकारी बनाना। आर्मी में अधिकारी नहीं बन सका, पर फिर 12th के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं पब्लिक सर्विस में ही आगे सिविल सर्विसेज के तौर पे फिर एग्ज़ाम लिखना, उसी मंशा से फिर आगे बढ़ा। जैसे आपने कहा 97 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप ए सर्विस में सेलेक्ट हुआ। 2001 एग्जाम में वापस एग्जाम लिख के आईपीएस में अपग्रेड। पिछले अब लगभग 24 साल के आईपीएस के करियर में मैं 20 साल नागालैंड में रहा हूँ और 4 साल मैं भारत सरकार के डेपुटेशन में सीबीआई में एज एसपी मेरी मौजूदगी रही है। ज़िंदगी अच्छी रही है, बढ़िया रही है, अच्छे अनुभव आए, अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं। जिस मकसद से सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी पब्लिक सर्विस की, वो मकसद बहुत हद तक पूरा रहा है। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, जैसे मैंने कहा है, उन्होंने भी लगभग 25-26 साल नौकरी की थी, देश सेवा की थी। मेरी भी अब लगभग 27-28 साल की नौकरी हो चुकी है, जिसमें से 20 साल नागालैंड में रह चुका हूँ। तो have had an immense sense of satisfaction in public service, immense sense of doing something important, crucial for the nation. At the same time, going beyond my public service, मेरा जो ऑफिशियल दायित्व है उससे परे जाते हुए, जैसे आपने कहा कि मेरा एक एनजीओ भी है, उससे परे जाते हुए मेरे पिताजी जो अब नहीं हैं, 2015 में उनका देहांत हो गया था। तो उनके देहांत होने के बाद में हमने उनके नाम से स्मृतिशेष मधुकरराव कामगाड़गे चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की और उस ट्रस्ट के चलते, उस ट्रस्ट के सहारे एजुकेशन और हेल्थ, इन 2 सेगमेंट में पिछले 10 सालों से नागपुर और इर्द गिर्द जो अलग दूसरे ज़िले हैं, विदर्भ इलाका कह सकते हैं, वहाँ पे हमारे काम चल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, साथ में आप एनजीओ भी चलाते हैं, तो ये दोनों चीज़ कैसे मैनेज होती है? देखिए राधिका जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए। समय निकल आता है और अगर आपका मकसद अच्छा है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो आपके साथ लोग अच्छे जुड़ते जाते हैं। तो हाँ,
थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इनिशियली कि आप नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी पे भी 100% फ़ोकस कर रहे हैं और आपको एनजीओ भी चलाना है। एनजीओ का जो मेरा काम है बेसिकली जो मेरे ट्रस्ट का काम है ये मोटे-मोटे तौर पे मेरी वाइफ़ देखती है। जो पॉलिसी लेवल डिसीज़न होते हैं वो हम सब मिलके बैठ के चर्चा करते हैं। पर जो फील्ड वर्क है वो कोऑर्डिनेशन पूरी मेरी वाइफ़ करती है और हमारी टीम है वो करते हैं। तो अब 8 साल के बाद में चीज़ें अब अपने आप में सेटल हो चुकी है, अब ऑटो मोड पे चलती है। तो सर इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं अपने लाइफ में, सो व्हाट इज दैट वन सक्सेस मंत्र आपने जिसे फॉलो किया है जो आपको इंस्पायर करता है? राधिका जी सक्सेस मंत्र कहना ठीक नहीं रहेगा। देखिए जब व्हेन आई वाज यंग आई वाज मोटिवेटेड ड्रिवन बाय अचीविंग दैट सक्सेस, दैट अथॉरिटी, that desire to do something for life. I come from a very humble background. I come myself. I belong to one of those so-called earlier depressed classes, current scheduled caste communities. I come from that. I'm deeply, acutely aware of the social vulnerabilities of the people, and I had a desire that if I have one life, I need to make as much change in the lives of others as possible. And I'm saying this not for the sake of saying, I believe in that. So yes, if you are doing a public service in the form of being a government servant, जैसे मैं एक IPS अधिकारी हूँ, यूनिफॉर्म मैं पहनता हूँ, एडिशनल डीजी के तौर पे नागालैंड जैसे दुर्गम इलाके में काम कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से 24 साल से वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो फिर राष्ट्र सेवा, देश सेवा अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब मेरे ही घर में मेरे पिताजी 25 साल आर्मी में यूनिफॉर्म में रहे हैं, मेरे भी 27-28 साल हो गए हैं, तो हम दोनों के बीच में ही हमने लगभग 50 साल यूनिफॉर्म में देश को दे चुके हैं। बट देन बियॉन्ड अ पॉइंट लगता है कि क्या आप इससे ज़्यादा और कुछ कर सकते हैं। नॉट नेसेसरली दैट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर वर्क। चूंकि आप पब्लिक सर्विस में वॉलंटरली है, IPS अधिकारी के तौर पर मैं वॉलंटरली हूँ, मेरी जो जिम्मेदारियां है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पर उसके साथ अगर आपको लगता है कि आप अपना समय कुछ और दे सकते हो एंड यू कैन बी अ रीजन फॉर ब्रिंगिंग स्माइल्स टू सम अदर पीपल, व्हाई नॉट। तो आपने पूछा कि इसके सक्सेस मंत्रा क्या है। मैं मंत्रा नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि ये करने से मुझे अच्छा फील होता है। आई फील हैप्पी दैट आई एम डूइंग समथिंग विच इन अ वेरी स्मॉल वे, बहुत छोटे, भले ही एक बड़ी ही छोटी सी कोशिश से अगर किसी एक व्यक्ति के भी जीवन में अगर आप परिणाम ला सकते हैं तो आई थिंक नथिंग कैन बी मोर सेटिस्फाइंग देन दैट। तो सर आज तक के कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, क्या क्या लोगों की जिंदगी में बदलाव आए हैं इस एनजीओ से? देखिए हमारी जो ट्रस्ट है तामगढ़ के ट्रस्ट, ये हम दो विषयों में काम करते हैं। जैसे मैं कह रहा था, एक एजुकेशन है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो हमने जब सबसे पहले शुरुआत की थी, एक इनिशियली जो शुरुआत थी, हम कुछ लोग इकट्ठा आए थे, लाइक माइंडेड लोग, कि भाई सरकारें अपनी काम करती हैं पर जहाँ पे छोटे मोटे गैप्स होते हैं कोऑर्डिनेशन का, वहाँ पे क्यों ना हम करें। अगर आपके पास में समय है, आपके पास में मंशा अच्छी है, तो क्यों ना करें। तो इस सोच से हम 2012-11 में कुछ लोग इकट्ठा आए थे और हमने फ्री लाइब्रेरीज चलाने की कोशिश की थी, कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल होनी चाहिए और ये ना हो कि आपके पास अगर रिसोर्स नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप अगर कोचिंग में नहीं जा सकते हो, पर आप में जज्बा है, आप में टैलेंट है, तो आपको मौका नहीं मिल रहा है या मौका ठीक से नहीं मिल रहा है। तो मेरी ये कोशिश थी कि ऐसे ब्राइट बच्चे, या तो रूरल एरिया से या तो अर्बन एरिया से, जिनका या तो घर का माहौल ठीक नहीं है या उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, उनको इकट्ठा लाकर उन्हें हम एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करें। और इसी मंशा से हमने पहले अभ्यासिका नाम से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम गाइडेंस देते थे। धीरे धीरे अभ्यासिका का जो स्ट्रक्चर था बढ़ते गया और एट वन मोमेंट ऑफ टाइम वी हैड अराउंड 47-48 अभ्यासिकाज रनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर विदर्भ। अब आपका जो सवाल था कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, तो अभ्यासिका में पढ़ने हुए जो बच्चे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे एग्जैक्टली मेरे पास फिगर नहीं है, पर मैं जहाँ तक मुझे बताया गया था मेरे कोऑर्डिनेटर्स और बाकी लोगों ने, हमारे लगभग 700-800 बच्चे ऐसे हैं पिछले 10-12 सालों में जो अलग अलग नौकरियों में ज्वाइन हो चुके हैं। और भले ही
बैंक में लगे हैं, रेलवे में हैं, इंश्योरेंस में हैं, एनपीएससी में, अलग अलग जगह पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन हो चुके हैं। इसके अलावा तामगाड़ के ट्रस्ट पिछले 10 सालों से लड़कियों को, स्पेशली अनाथ लड़कियों को स्कॉलरशिप देती है हर साल। जब एक बच्ची के माता पिता का देहांत हो जाता है, ऑर्फन हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारी सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले अगर पोजीशन ठीक नहीं है, घर की माली हालत ठीक नहीं है, तो बच्चियों की पढ़ाई रुक जाती है। तो हमारा ये उद्देश्य था कि अगर कोई लड़की है जो पढ़ना चाहती है और सिचुएशन के तहत पेरेंट्स की डेथ हो जाए या गरीब परिवार से है, तो हमने उस धारणा से लेकर 10 साल पहले हमने मेरे पिताजी के नाम पे स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी। 10 साल से हम ये हर साल 100 बच्चियों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, 10,000 रुपये प्रति लड़की को हम देते हैं, पर कम से कम अपनी किताबें खरीद सकें या जो कुछ हो सका, तो ये चीज़ भी हम एजुकेशन सेक्टर में करते हैं। और अगर वो बच्ची अपनी ठीक से पढ़ रही है, अगले साल भी अगर 75% 70% मार्क ले रही है, तो अगले साल फिर से वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाती है। ऐसे तौर पे लगभग 1000-1200 लड़कियों को तो पिछले 10 सालों में हमने डेफिनेटली मदद की है। इसके अलावा हमारा हेल्थ सेगमेंट में बड़ा काम चलता है, और इनिशियली हमने स्टार्ट किया था हेल्थ सेगमेंट में फ्री मेडिसिन कैंप लगाना या ब्लड डोनेशन कैंप चलाना। पर पिछले 6 सालों में हमने पूरा फोकस किया है हमारे विदर्भ इलाके में और नागपुर के जो आसपास के पड़ोसी ज़िले हैं। एक सिकल सेल एनीमिया नाम से एक बीमारी है जो कई सारी कम्युनिटीज़ में ग्रासित है, स्पेशली जो बहुजन, दलित, आदिवासी जो समुदाय हैं, उसमें ये अनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप्ड हो जाती है और हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि वो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। मेरे भी परिवार में सिकल सेल के पेशेंट्स रहे हैं। मैं खुद इस बीमारी की जो त्रासदी है, इस बीमारी का जो भयावह रूप है, इसे देख चुका हूँ। सो आई फील क्वाइट पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर, एंड सो वी थॉट दैट सिकल सेल एनीमिया एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ कंडीशन विच इज़ प्रिवलेंट अमंग सो मेनी पीपल। अगर आप अब तक मोटा मोटी बहुत बड़ी संख्या में अगर आप पूछो कि क्या सरकारों को पता है कि कितने पेशेंट हैं, तो आई कैन से दिस रिस्पॉन्सिबली कि वी डू नॉट हैव अ क्लू ऑफ एग्जैक्टली हाउ मेनी पेशेंट्स आर इन द कंट्री। बट एक औसतन तौर पे जो एक फंडामेंटल जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, एक मोटा मोटा मानना है कि 2.5 से 3 करोड़ लोग इस देश में सिकल सेल एनीमिया से या तो पेशेंट हैं, मतलब उनके दोनों जीन्स डिफेक्टिव हैं, या तो कैरियर है, एक जीन डिफेक्टिव है। जैसे मैं खुद कैरियर हूँ सिकल सेल का, मेरा एक जीन नॉर्मल है, एक जीन डिफेक्टिव है। तो चूंकि मेरा एक जीन ठीक है, इसलिए आई कैन मैनेज थिंग्स वेल। बट somebody who is a patient where both the genes are defective, that person has a very very miserable life. In fact, there is a lot of mortality rate in this, and this particular genetic blood disorder is prevalent, as I said, जो आदिवासी समाज है, जो बहुजन समाज है, दलित समाज है। तो इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए पिछले 6 साल से तामगाड़ के ट्रस्ट ने सिकल सेल की स्क्रीनिंग पे ध्यान दिया है। स्क्रीनिंग मतलब टेस्टिंग पे ध्यान दिया है कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप, और चूंकि बाकी फिजिकल डिसेबिलिटी की तरह ये ऐसी बीमारी है जो ऊपर से नहीं दिखती है, ये शरीर के भीतर है। मान लीजिए कोई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फिजिकल डिसेबिलिटीज, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, दिख जाता है कि भाई ये बहरा है, ये अंधा है, ये डिसेबल है। ब्लड डिसऑर्डर भीतर होता है जो दिखता नहीं है। आप सामने से देखोगे तो लगेगा कि ये तो स्वस्थ आदमी है, पर उसका हीमोग्लोबिन होगा 2, 3, 4, 5, कुछ नहीं कर पाएगा। और जब पता ही नहीं चलता है कि आपके भीतर क्या समस्या है, जो चीज़ आपको दिखती है आप उससे लड़ सकते हो, जो चीज़ दिखती नहीं आप कैसे लड़ोगे। और ये बीमारी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे कम्युनिटीज़ में है जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। दे आर सोशली वल्नरेबल, they are economically vulnerable, they are in terms of educationally vulnerable. So we thought that and this is something which I'm really passionate about, so that's why we started. And now, as of now, Tamgar Ke Trust must have screened at least 50 to 60,000 of children in various districts of in Vidarbha area. Just this year, in last 4 months, we have screened more than 20,000 children. तो स्क्रीनिंग करने के बाद में कम से कम पता चल जाता है कि
आप पेशेंट हैं या आप कैरियर हैं या आप नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल पेशेंट ये है। अगर जो पेशेंट होते हैं उसके बाद फिर हम उन्हें काउंसलिंग का काम करते हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं। तो ये मोटा मोटा इन चीज़ों पे हमारी संस्था काम करती है। आपने जब यूपीएससी दी थी तो आपने क्या तैयारियां की थी उस एग्जाम के लिए, और आज के जो एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और टिप्स रहेगी? देखिए राधिका जी, मेरे अब मुझे यूपीएससी क्लियर करके 25 27 28 साल हो चुके हैं। उस दौरान में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और जो नॉलेज फ्रीली अवेलेबल अभी है उस दौरान में नहीं था, तो हमें मोस्टली किताबों पे डिपेंड करना पड़ता था। पहली बात तो ये कंपटीशन उस समय भी बहुत था, अभी भी बहुत ज़्यादा है। पर मेरा फोकस यूपीएससी जिस मैं प्रिपेयर कर रहा था, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत यंग एज में क्लियर हो चुका हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी घर की परिस्थितियाँ ये नहीं थी कि मैं 2 4 5 साल बस प्रिपेयर करते रहूँ और बाद में कुछ करूँ। नौकरी करना ही बहुत ज़रूरी थी जल्दी से जल्दी। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि मुझे परीक्षा पास करनी है। मुझे किसी एक विषय में प्रकांड पंडित नहीं बनना है, किसी एक विषय में पीएचडी नहीं करनी है। शायद यूपीएससी को वो उन लोगों की ज़रूरत भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट में, जैसे मेरे प्रीलिम्स में बॉटनी हुआ करता था और मेंस में एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी हुआ करता था, पर मैं प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ। उन तीनों विषयों का डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे मदद मिली होगी पिछले 27 28 सालों में, पर एक्चुअली उन विषयों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है पुलिस सर्विस का। तो मेरा फोकस था कि जितनी मैंने किताबें पढ़नी है और वही पढ़नी है जो वाकई में बहुत मोस्ट एसेंशियल है। मैंने अपने ध्यान को 1000 किताबें पढ़ने में डाइवर्ट नहीं किया। मैंने अपने ध्यान को ये मिल गया ये भी पढ़ लो, वो मिल गया वो भी पढ़ लो, ये नहीं किया। जितनी मैंने पढ़ाई की उतनी ही मैंने पेपर सॉल्विंग करने में, मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में मैंने एफर्ट दिए। देखिए मेरा ये मानना है कि आपने कितनी मेहनत की है आपके पेपर चेक करने वाले को नहीं पता है। आपके पेपर चेक करने वाले को तो आप क्या हो, वो आपने उस 3 घंटों में क्या लिखा है पेपर में, उसी से पता चलेगा। और इसलिए जितना नॉलेज आपके पास है, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज है एंड इफ़ यू आर एबल टू राइट वेल इन द गिवन टाइम, आप क्लियर कर सकते हो। मेरी वो स्ट्रैटेजी थी, क्लियरली वो स्ट्रैटेजी थी। दूसरा, मैंने 100% सिलेबस कभी पढ़ाई नहीं की उस दौरान भी। 60% वेरी वेल फोकस्ड पढ़ाई। फॉर्चुनेटली उस दौरान मेरे पास में सोशल मीडिया नामक कॉन्सेप्ट नहीं था, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे। 3 चीज़ें मैंने बहुत क्लियर रखी थी। 8 घंटे मुझे अगर पढ़ना है तो 100% पढ़ना ही है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। 8 घंटे कॉलेज के दौरान और 8 घंटा जो भी नींद वगैरह करनी है, क्योंकि मैंने पूरी प्रिपरेशन मेरी ग्रेजुएशन के दौरान की है। ग्रेजुएशन मेरा 96 में हुआ, 97 में मैं सेलेक्ट हो गया। तो ग्रेजुएशन में पढ़ाई के साथ साथ प्रिपरेशन भी चल रहा था। और इसी को अगर आप देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं क्लास 12 तक सैनिक स्कूल में पढ़ा। तो सैनिक स्कूल का मकसद है बच्चों को, स्टूडेंट्स को आर्मी के लिए अफसर बनाना, एयरफोर्स के लिए अफसर बनाना, और एनडीए नाम की एक एग्ज़ाम होती है यूपीएससी में, उसके लिए प्रिपेयर करना। तो चूंकि मेरी एनडीए की प्रिपरेशन हो चुकी थी और जब एनडीए में मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ, तो देन आई रियलाइज कि लेट मी कंटिन्यू विथ माई सेम प्रिपरेशन अहेड। तो एनडीए की ही प्रिपरेशन को फिर मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में कन्वर्ट कर दिया। सो इट बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर मी, एंड एज आई सेड, आई डिड नॉट allowed my focus to be squandered all around. I try to focus in कि पास करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे एसेंशियल क्या है, मैंने उस चीज़ पे गौर किया। मुझे लगता है एक वो मेरा स्ट्रैटेजी थी। आपने पूछा कि आज के एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज है। देखिए राधिका जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों को लगता है कि नागालैंड जैसा कैडर है, बहुत डिफिकल्ट कैडर है। आईएएस आईपीएस में स्पेशली आपको एक स्टेट दिया जाता है, एक कैडर दिया जाता है, एंड देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट you gel with the communities, societies, and then you work there. I, despite being working in one of the most furthest place, I'll tell you, I have had absolutely amazing experience and exposure in Nagaland as a police officer, as a public servant, and it has given me immense professional satisfaction, immense personal satisfaction कि I'm doing something worthwhile for the country, for the society, for the people. It has given me the basic needs that I need to have for running my family. It has taken good care of me. It has given me good reputation. तो anybody who is aspirant for the civil servant, जो भी पब्लिक सर्विस में आना चाहता है, सबसे पहले तो ये सोच कर आए कि ये एक पब्लिक सर्विस है।
ये गवर्नमेंट सर्वेंट, तो बहुत से लोग कहते हैं आप गवर्नमेंट सर्विस में हो। मैं इस बात से थोड़ा डिफर करता हूँ। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, ये पब्लिक सर्विस है। जब तक आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि आप पब्लिक सर्विस कर रहे हो, आपके सारे निर्णय ठीक रहेंगे। आपके सारे निर्णय आप उस सोच से लोगे कि पब्लिक के लिए भला क्या करना है। जो बाकी चीजें हैं, आपका जो फैसिलिटीज हैं, आपके जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, आपका घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको छुट्टियां चाहिए, आपको ये सारी चीजें सरकार टेक्स गुड केयर ऑफ इट डेफिनेटली। समाज में एक अच्छी इज्जत है, एक रुतबा है, आपको चीजें करने के मौके मिलते हैं। आप काफी यंग एज में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं होता है। तो अगर आप इस धारणा से आ रहे हो, इस भावना से सिविल सर्विस में आ रहे हो, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। अगर आप ये छोड़ के किसी और दूसरे भावना से आ रहे हो, तो फिर आप हर समय दुखी रहेंगे। देखिए, चैलेंजेस हर फील्ड में है। आप आज तो फिलहाल फॉर्चुनेटली हजारों मौके हैं अलग अलग करियर्स एम्प्लॉयमेंट में। हमारे समय में जब मैं पढ़ रहा था, देयर वर नॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज एज वी आर हैविंग नाउ, बट any field, like even in your field, you are into digital media or any other journalism or any challenges हर फील्ड में है, प्रॉब्लम्स हर फील्ड में है, मुसीबतें दिक्कतें हर फील्ड में आएगी। सेम सिविल सर्विसेज का भी है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप क्या कर रहे हो, आप जैसे अब आपके प्रोफेशन में डिजिटल मीडिया में, इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू विल बी बेस्ट, यू विल अचीव सक्सेस, यू विल अचीव सेटिस्फैक्शन, एनीथिंग। नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो काम होता है, अगर आप लगन से कर रहे हो, इरादे से कर रहे हो, अच्छी नेक भावना से कर रहे हो, विल बी सेटिस्फाइड। सिविल सर्विसेज का भी यही है।